चलो फ्लो में रहो। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो आप उसे अच्छे से देखें और एक एक सवाल जो उसमें बताया गया है उसको समझने का प्रयास करें। और इस क्रम में आपको एक बार दो बार देखना पड़े तो आप ये काम ज़रूर करें। और जितनी उसमें बातें लिखाई और बताई गई हैं उसको आप कॉपी पर नोट डाउन करते भी चलें। आज का हम लोग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आज का टॉपिक हम लोगों का है। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज यूं ही हवा में नहीं रहेगा, उसको रहने के लिए एक ज़मीन चाहिए। और वो ज़मीन हम किसी तरह का एक बॉडी कंसीडर करते हैं और वैसे बॉडी को फिर जब हम उस पर चार्ज रख देते हैं तो वो कहलाता है चार्ज्ड बॉडीज़। ये कई रूप में और कई तरीके के हो सकते हैं। जैसा मान लो कि एक बॉडी है, लंबाई में है, लाइक ए धागा, वायर लंबाई में है, और उस पर अगर हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज जो है आपका वो लंबाई में फैला रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया वन डायमेंशनल चार्ज्ड बॉडी। मान लो कि रिंग है, रिंग जिसमें हम चार्ज अगर देते हैं तो चार्ज कैसा रहेगा, इसके सर्कमफेरेंशियल पर एक प्रकार का वो लेंथ ही है। ये भी वन डायमेंशनल चार्ज के रेस्पेक्ट में कहलाएगा। चार्ज के रेस्पेक्ट में ये वन डायमेंशन कहलाएगा। दूसरा, मान लो कि कोई एक प्लेट है ना, जैसे एक थाली है, ठीक है, और उस थाली पर अगर हम चार्ज को रखते हैं तो वो कैसा होगा, तो पूरे सतह पर फैल जाएगा। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो लेंथ में नहीं होगा, पूरे एरिया में होगा। तो ऐसे चार्ज बॉडी को बोलेंगे हम टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी। और एक स्फीयर है या सिलेंडर है या क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो ऐसे बॉडी में जब हम चार्ज देते हैं तो अगर वो कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज उसके सतह पर ही होंगे और वो एरिया में फैले रहेंगे। परंतु अगर ऐसा बॉडी अगर नॉन कंडक्टिंग है और वो सॉलिड है तो चार्ज उसके भीतर भी धंसे रह सकते हैं, वॉल्यूम में भरा रह सकता है। तब ऐसे चार्ज बॉडी को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल चार्ज बॉडी। ठीक है, अब जब हम चार्ज देते हैं, चाहे रॉड में दें या हम रिंग में दें या हम प्लेट में दें, डिस्क में, या नहीं तो स्फीयर में दें, सिलेंडर में दें, क्यूब में दें, क्यूबॉइड में दें, तो चार्ज वहाँ पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये नहीं कि दो चार को यहाँ है, पाँच छः को वहाँ है, 10-12 को वहाँ है, ऐसा नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली रहते हैं। और उस चार्ज का जो घनापन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो चार्ज एक समान फैला हुआ हो, चाहे वो रॉड में एक समान फैला हुआ हो, या एक समान क्षेत्रफल में फैला हुआ हो, या एक समान पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ हो, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु अगर मान लो कि यहाँ पर चार्ज का घनत्व कुछ है, यहाँ पर है तो कंटिन्यूअस, लेकिन उसकी घनापन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना। क्षेत्रफल में अलग अलग जगह घनापन अलग अलग है, वॉल्यूम में अलग अलग जगह घनापन अलग अलग है, लेंथ में उसका घनापन अगर अलग अलग जगह अलग अलग है, तो ऐसे चार्ज बॉडी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक इसी आधार पर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोगों का है
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरह के बॉडी में जो हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डेंसिटी को दर्शाकर, दैट इज़ डेंसिटी। तो हम यहाँ पर चूँकि बॉडी का टाइप अलग अलग लेंगे तो उसका घनापन भी अलग अलग होगा, उसका डेंसिटी भी अलग अलग होगा। तो देखते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़ क्या होंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज के बारे में बताते हैं। पहला हम ले लेते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, दैट इज पॉइंट। तो ऐसा कैसे होगा? जब हम एक चार्ज को रखेंगे तो उसके लिए एक ज़मीन चाहिए और वो एक बॉडी के रूप में लेते हैं। एक बॉडी का कैसे उसका अपना कोई शेप या साइज नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो बेसिकली तब हम इसको पॉइंट कैसे कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। इसका जवाब है कि हम ये सब को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, है ना। अगर किसी बॉडी का साइज, लीनियर साइज, जो मेरा डिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन है, वो अगर डिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन बॉडी के लीनियर साइज से बहुत बहुत बड़ा है, तब उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का जो साइज होगा वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास कोई ये एक बॉडी है। सपोज कर लो कि ये एक स्फीयर है, गोला है, एक स्फीयर का रूप ले लेते हैं। एक स्फीयर का कोई ये हम स्फीयर का रूप ले लेते हैं और इसका हम रेडियस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। और इसका असर हमें देखना है 10 मीटर की दूरी पर। याद रखिएगा, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसका असर हमको देखना है 10 मीटर की दूरी पर। तो वो जो डिस्टेंस हुआ वो इस 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उस डिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में इसका साइज को हम बहुत बहुत छोटा कहेंगे और तब हम उसके रेस्पेक्ट में इसको पॉइंट साइज के रूप में कंसिडर करेंगे। जनरली 1/20 का अगर डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम लोग बहुत छोटा बोल देते हैं। जैसे इसका 1 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी की बात हो रही है तो हम इसको छोटा मान लेते हैं। और जैसे जैसे ये 20, 30, 40, 50, 60 और दूर होते चला जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में और छोटा होता चला जाएगा। तो ये एक कंसिडरेशन हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। गणित में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो बात हम करते हैं पॉइंट साइज़। तो पॉइंट साइज़ का मतलब हो गया कि जो बॉडी का लीनियर साइज़ है वो उसके पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो, तो हम इसको पॉइंट साइज्ड बॉडी बोलेंगे। तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं। द linear size of a body is very small
in comparison to the point of consideration। इस तरह का जो चार्ज होगा ऐसे बॉडी में उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज बॉडी, या उस चार्ज को बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम इसका रेडियस बहुत छोटा ले लें और इस पर अगर कोई चार्ज क्यू है और यहाँ दूरी की बात हो रही हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपको एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करेंगे। तो दिस इज कंसिडर्ड एज, इसका अगर हम रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं और ये जो दूरी है एल ले लेते हैं और यहाँ एल बहुत बहुत बड़ा हो इसके आर से, तो ये आपका कहलाएगा पॉइंट चार्ज। ये बातें समझ के रखिए। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जनरली हम इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर माने लंबाई, लंबाई में चार्ज का घनत्व, डेंसिटी माने घनत्व, लीनियर माने लंबाई, चार्ज एंड डेंसिटी, लंबाई में चार्ज का घनत्व। तो इस केस में क्या होगा कि चार्ज जो है वो लेंथ में फैला रहेगा। तो लेंथ में कैसे फैला रह सकता है? तो अगर कोई बॉडी जिस पर चार्ज रखे हैं उसमें डायमेंशन लेंथ का हो, ऐसा कौन सा बॉडी होगा? ऐसा बॉडी हो सकता है आपका धागा हो सकता है, वायर हो सकता है, हम थीन रॉड भी कह सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई सवाल में आपको मिल जाए तो वहाँ पर आपको इस चार्ज डेंसिटी का जिक्र होगा। लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका डेफिनेशन होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें जो चार्ज होंगे वो लेंथ में रहेंगे, जैसे लंबाई में। इस पे हम चार्ज दिखाते हैं। ये है आपके, हम पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ के रूप में और इसको दर्शाएंगे हम लैम्डा से। ठीक है, तो ये लैम्डा को हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करें? तो सुनो, अगर ये जो चार्ज का घनत्व तुम देख रहे हो, ये जो लंबाई में, अगर इसका घनत्व सब जगह एक समान है, सब जगह इसका घनत्व एक समान है, तो ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी बॉडी। परंतु अगर अलग अलग जगह इसका घनत्व अलग अलग है तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, जिसकी चर्चा हम एक बार पहले बोल चुके हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो दोनों के लिए अलग अलग मामला है। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो है dq बाई dx। अगर हम एक छोटा सा अगर हम एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट का अगर लंबाई हम dx ले लेते हैं और इस पे जो चार्ज है अगर हम उस चार्ज को dq बोलते हैं, तो ये हो गया dq बाई dx। दैट इज डिफाइंड एज लैम्डा। और ये जो डिफिनेशन होता है वो फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। परंतु अगर ये यूनिफॉर्म हो जाए, ये पूरा जो चार्ज का घनत्व सब जगह एक समान हो जाए, तब हम लिखेंगे टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। जो पूरे रॉड में टोटल जितना चार्ज है और पूरा रॉड की जितनी लंबाई है, अब भाग दे दीजिए। याद रखिए ये जो डेफिनेशन होगा
वो सिर्फ होगा ओनली फॉर यूनिफॉर्म। किसी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगर यूनिफॉर्म है तभी आप ये लिख सकते हैं, और अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग जगह घनत्व अलग अलग है, देन यू हैव टू कंसिडर दिस रिलेशन। तो ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रकार। दूसरा हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया से हम इसको डिफाइन करेंगे। और इस केस में जो चार्ज होगा वो सरफेस में फैला रहेगा। तो सरफेस में कैसे फैला रह सकता है? तो सरफेस में फैला रह सकता है किसी कंडक्टिंग बॉडी पे, क्योंकि कंडक्टर पर चार्ज तो अंदर रहते नहीं हैं, वो तो उसके सरफेस पे रहते हैं। या हो सकता है प्लेट में। प्लेट पे अगर हम चार्ज देंगे तो वो क्षेत्रफल में रहेगा। तो हम यहाँ पर कुछ डायग्राम बना लेते हैं। एक तो हम अगर ये ले लें, चाहे ये सॉलिड हो या ये हॉलो हो, और लेकिन ये कंडक्टर हो, तब इस केस में जो चार्ज हम देंगे वो इसके सरफेस पर रहेंगे, वॉल्यूम में नहीं रहेंगे इस केस में। ये है ना, ये आपका स्फीयर है। या नहीं तो हम अगर एक डिस्क ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं, और ये हम सॉलिड डिस्क ले लेते हैं, तो इस पे चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर फैला रहेगा इस तरह से। कोई हम प्लेट भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कोई टाइप का हम प्लेट भी ले सकते हैं। इस पे भी चार्ज जो होगा वो हम प्लेट ले लिए तो इसके सरफेस पर रहेंगे। इस तरह से इसका जो डिफिनीशन बनेगा लैम्डा सिग्मा का, डी क्यू बाई डी ए, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया। ये डी ए यहाँ क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री एरिया। ये जो डी एक्स है वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री लेंथ। और ये कहलाएगा एलिमेंट्री एरिया, बहुत छोटा सा एरिया। कहीं पर भी अगर आप एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो, तो ये आपका कहलाएगा डी ए। और उस पर जो अगर चार्ज हो गया डी क्यू, तो इसका सिग्मा डिफाइंड हो जाएगा। सिग्मा बराबर होगा डी क्यू बाई डी ए। इसका अगर हम सिग्मा की बात कर रहे हैं तो इसका अगर चार्ज हो गया डी क्यू और इसका अगर एरिया हुआ डी ए, तो डी क्यू बाई डी ए। इसी तरह से बाकी सब में ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे सबके लिए, फॉर ऑल, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। हम एक बात यहाँ लिख दिए हैं, ये बातें आप समझ कर रखिएगा। परंतु टोटल चार्ज बाई टोटल सरफेस एरिया, याद रखिएगा ये एरिया सरफेस एरिया है, सरफेस का एरिया, जहाँ जहाँ चार्ज है वहाँ वहाँ का एरिया है सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला सिर्फ लागू होगा यूनिफॉर्म के केस में। और तीसरा हम ले लेते हैं
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें चार्ज वॉल्यूम में भरे रहेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से बेसिकली हम इसको दर्शाते हैं। इसमें चार्ज वॉल्यूम में भरे रहेंगे। तो भाई वॉल्यूम में कैसे भरे रहेंगे? तो इसका मतलब हुआ कि जरूर वो सॉलिड होना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। और वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए। नॉन कंडक्टर के मटेरियल के अंदर धंसा रह सकता है चार्ज, वहाँ रुका रह सकता है चार्ज। तो जनरली ये जो आपको कभी भी रो मिलेंगे वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी में मिलेंगे। तो इसका डेफिनेशन तो वही रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसके कुछ डायग्राम दिखाते हैं तो अगर हम एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को रिप्रेजेंट करें, जिसमें ये पूरा सॉलिड है, तो इसके भीतर यूं वॉल्यूम में चार्ज रह सकते हैं, लाइक दैट, पूरे वॉल्यूम में। सिलेंडर भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो। ये सिलेंडर है और ये भी तब आपका नॉन कंडक्टिंग होगा और सॉलिड होगा, तभी इसके भीतर जो है चार्ज अंदर खच भरा रहेगा, वॉल्यूम में चार्ज आपको अपीयर होंगे। और ये जो चार्ज का घनापन है इसमें या इसमें, ये 2 प्रकार के, जैसा कि हमने बताया अभी, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका डेफिनेशन हम उसी तरह से लिखेंगे, dQ/dV, ठीक है। और ये जो यूज होगा सब के लिए होगा, फॉर ऑल, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। परंतु टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा यूनिफॉर्म केस में, यूनिफॉर्म के केस में। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म के केस में आप अगर कभी यूनिफॉर्म मिलता है तो चीज़ें बड़ा सिंपल हो जाती हैं, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हमें इस तरह का चीज़ें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ बात नोट कर देते हैं। पहला, एलिमेंट्री जो हम लेंथ लेते हैं या एलिमेंट्री एरिया लेते हैं या एलिमेंट्री वॉल्यूम लेते हैं, जिसको हम dx, dl, dA, dV, इसको हम एलिमेंट्री नाम देते हैं। ये हम कैसे लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा आपको गाइड कर रहे हैं। बाकी जैसा सिचुएशन रहता है उसके अनुसार लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए क्या ले लें, ये देखिए, ये है आपका रिंग। अगर इसको हम x एक्सिस बोलें, इसको अगर हम y एक्सिस बोलें, ठीक है। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम थीटा एंगुलर पोजीशन पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये रिंग है, जिसका रेडियस अगर मान लिया जाए r है, और इसका जो थिकनेस है, इस छोटे से एलिमेंट का जो अगर थिकनेस है d थीटा, तो इस लेंथ को बोलेंगे हम dx, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री लेंथ। और बेसिकली इस एंगल को बोलते हैं एजीमुथल एंगल।
एजीमुथल एंगल, that is the angle made by the reference positive x-axis anti-clockwise, that is called azimuthal angle. तो ये जो एलिमेंट्री लेंथ होगा dx, that is called elementary length, elementary length dx, इसका मान आप लिख सकते हैं r d थीटा, इसका मान लिख सकते हैं। ये जो छोटा सा लेंथ है, ये जो आपका dx लेंथ है, इसको आप लिख सकते हैं r d थीटा। दूसरा, इसको हम a नाम दे देते हैं। एक हम ले लेते हैं डिस्क, मान लिया जाए ये डिस्क है, ये सॉलिड डिस्क है, 2 डायमेंशन हुआ, ये डिस्क है। तो हम यहां से इसका रेडियस जो भी हो, हम यहां से एक स्मॉल x दूरी पर एक छोटा सा रिंग कंसिडर करते हैं और उसका हम थिकनेस ले लेते हैं dx, इस रिंग का थिकनेस लेते हैं dx, दिस इज थिकनेस dx, और ये है रिंग, ये आपका एलिमेंट्री रिंग कहलाएगा, और ये है उसका थिकनेस। तो ये जो रिंग बना, उसका एरिया क्या होगा, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया। ये जो डैश डैश जो दिख रहा है, शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है, उसका एरिया को बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया, दैट इज dA। इस dA का मान कितना होगा, इस dA का मान आप क्या लिख सकते हैं, तो सरकमफेरेंस जो इसका हुआ 2 पाई x इंटू थिकनेस, दैट इज dx। ये है डिस्क के केस में। तीसरा, अगर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस चाहे जो भी हो, हम यहां से x दूरी पर एक हम स्फीयर लेते हैं जिसका थिकनेस dx ले लेते हैं। इस तरह से एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, और इसका थिकनेस कितना है dx, ये जो थिकनेस है इसका वो है dx। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में चूंकि स्फीयर है तो वॉल्यूम बनेगा, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा इसको बोलेंगे dv, और ये कहलाएगा एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम, और इसको ये कहलाएगा dv। और ये बराबर कितना होगा, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया 4 पाई x स्क्वायर इंटू थिकनेस, दैट इज dx। ये बातें सब याद रखिएगा, ये है आपका सरकमफेरेंस और ये है थिकनेस एरिया के लिए, ये है सरफेस एरिया और ये है उसका थिकनेस, और यहाँ तो डायरेक्ट थिकनेस निकल गया है r d थीटा। चलिए हम एक इस सिलेंडर का भी दिखाते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की लंबाई L है, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है आपके सामने में ये, और ये उसका खुद का एक्सिस है, रेडियस है इसमें जो भी हो। हम यहाँ से एक x दूरी पर एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, x दूरी पर एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, और उस सिलेंडर का थिकनेस ले लेते हैं dx, दिस इज द एलिमेंट्री सिलेंडर, एलिमेंट्री सिलेंडर, और इसका थिकनेस जो है आपका क्या है
इसका थिकनेस जो है वो dx है। ये आपका थिकनेस हुआ, ये थिकनेस हुआ dx। चूँकि सिलेंडर एक 3 डायमेंशनल बॉडी है तो इसका हम एलिमेंट्री वॉल्यूम डिफाइन करेंगे और इसका जो एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा वो dv होगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे? एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम dv से बोलेंगे। इस L को हम इधर डाल देते हैं और इसका मान कितना होगा? तो वही सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? 2πxl, 2πx इंटू L और थिकनेस हो गया dx। याद रखिएगा ये है सरफेस एरिया इंटू ये है थिकनेस। यह है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, यह है सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। तो ये बातें आप अगर समझ के रखिए तो बहुत जगहों पर चीज़ें निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था एलिमेंट्री थिकनेस, एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री वॉल्यूम को हम कैसे अलग अलग तरह के बॉडी में डिफाइन करेंगे। वैसे जैसा सिचुएशन होता है वैसा ही लिया जाता है, लेकिन कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल्स मिलते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं। दूसरा है टू फाइंड टोटल चार्ज ऑफ ए गिवन बॉडी। एक आपको बॉडी दे दिया जाए, एक आपको बॉडी दे दिया जाए, उस बॉडी में उसकी जो डेंसिटी है चार्ज की वो अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जैसा बॉडी है वैसा आपको चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। रॉड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेगा, डिस्क है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेगा, स्फीयर है या सिलेंडर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेगा। तो ऐसा आपको अगर बॉडी दे दिया जाता है और वो जो डेंसिटी है या तो यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो चाहे उसका मान जैसा भी दे दिया जा सकता है। आपको अगर उसका टोटल चार्ज निकालना है तो हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। टोटल चार्ज बराबर होगा इंटीग्रेशन लैम्डा dx। ये यूज होगा 1 डायमेंशन के लिए 1D, या नहीं तो सिग्मा dA ये यूज होगा फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी, या नहीं तो रो dV ये यूज होगा फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, है ना। एक्चुअली में हम लोग जो अभी डिफिनेशन देखे थे उसी से ये डिराइव्ड है, उसी से ये डिराइव्ड है। और जहाँ से जहाँ तक आपको टोटल चार्ज निकालनी है, आपका इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से आपको टोटल चार्ज उस बॉडी में निकल जाएगा। तो चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम टोटल चार्ज निकालने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल की बात हो रही थी तो हम एक सवाल लेते हैं। A wire placed along x-axis from x equal to 0 to L, whose linear charge density varies as लैम्डा का वेरिएशन आपको दिया हुआ है ax², जहाँ पर a जो है कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट। प्रश्न है फाइंड
द टोटल चार्ज ऑफ द रॉड। उस रॉड का टोटल चार्ज आप निकालें। ठीक है, तो रॉड में जो चार्ज का वेरिएशन, हम इसका वेरिएशन दिखाते हैं। ऐसे आप अब आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मास्टर इक्वेशन आपके सामने में पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे हम इसका एक वेरिएशन दिखा करके आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपको इसका टोटल चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लैम्डा का मान। इस केस में मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लैम्डा का जो फॉर्मूला है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, है ना, और यहाँ से लैम्डा का मान जो है वो ax² आपने रख दिया, टोटल चार्ज हो गया q, और टोटल लेंथ तो रॉड का l है, तो यहाँ से आप q = ax² × l, इस तरह की बातें आप यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है वो नहीं होगा। ये बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। जो सिंपल फॉर्मूला है, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज देयर। आइए दिखाते हैं ऐसा क्यों हुआ। सवाल में जिस रॉड की चर्चा हो रही है, यहाँ पर मान लिया जाए एक हम यहाँ रॉड ले लेते हैं लाइक दिस। ये रॉड जो है x = 0 से लेके x = l तक फैला हुआ है अलोंग दी x एक्सिस, और इसमें जो चार्ज का घनत्व है लैम्डा, जिसका मान आपको दिया हुआ है ax², में अगर हम x का मान को 0 रख देते हैं तो लैम्डा का मान 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर चार्ज का घनत्व सबसे कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 0। और हम अगर x का मान, रॉड की लंबाई तो l ही है, इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता, तो आप x का मान l से ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर हम x का मान l ले लेते हैं तो वहाँ पर लैम्डा का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने x का मान सबसे मैक्सिमम रख दिया है। और जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा, मतलब घनत्व बढ़ेगा, तो आप इस रॉड में अलोंग दी एक्स एक्सिस फ्लो चलोगे तो यहाँ पर जो चार्ज के घनत्व होंगे वो बढ़ते जाएंगे, घनापन उसका बढ़ता जाएगा। मतलब कहना है यहाँ पर का घनापन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप पीछे आओगे घनापन इसके कम होते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर का घनापन एकदम बहुत होगा। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर का घनापन जैसे जैसे वो इधर की तरफ आएंगे इसका घनापन कम और कम होते चला जाएगा, है ना, इस तरह से। तो इस रॉड का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है कि इस रॉड का टोटल चार्ज कितना होगा। कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज का मान निकालना है, इंटीग्रेशन लैम्डा dx। इसका जो dx होगा लेंथ का, x दूरी पर अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसका dx ही रहेगा। इसका जो dx होगा वो dx ही रहेगा, और यहीं का चार्ज बोलेंगे हम dq। ठीक है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। लैम्डा का मान दिया हुआ है ax² और dx, और हमें टोटल रॉड की चार्ज कैलकुलेट करनी है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से लेके l तक। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, a बाहर हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके एल तक, और इसके मान आ जाएंगे ए एल क्यूब बाई 3। ये हो गए रॉड के टोटल चार्ज। ठीक है। अगर हम इसकी प्रक्रिया में जाएं तो एक्चुअली में ये हमने तो शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पर हम आपको दे दिए हैं कि आपको चार्ज अगर कैलकुलेट करनी है टोटल तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं तो आप अगर डिफिनेशन में आइएगा तो हम डिफिनेशन ही यूज़ करके वो तैयार किए हुए हैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए। वैसे लेमडा बराबर होता क्या है? लेमडा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एक्स। अगर हम यहाँ पर लेमडा की बात करें तो यहाँ का जो लेमडा होगा, यहाँ का डी क्यू और यहाँ का डी एक्स। तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, और दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का मान अगर 0 है तो 0 पोजीशन पर तो रॉड तो स्टार्ट ही हुआ है, वहाँ पर तो अभी कोई चार्ज है नहीं, और 0 से लेके हम अगर एल तक का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये रॉड में जो टोटल कितने चार्ज हैं वो टोटल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपको पता चलेगा ये Q और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन लेमडा डी एक्स 0 से लेके एल तक, जो काम हमने यहाँ पर किया है। और यही सब जगह है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है कि सर ये डायरेक्ट कहाँ से टपक गया है। ये सब उसी डिफिनीशन से ही तैयार किया हुआ एक शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको दे दिया। टोटल चार्ज निकालना है, 1 डायमेंशन है तो लेमडा डी एक्स, 2 डायमेंशन है तो सिग्मा डी ए, और 3 डायमेंशन है तो रो डी भी, और डी एक्स डी ए डी भी अलग अलग तरह के बॉडी के लिए कितना कितना होगा ये हमने नोट में अभी आपको दिखाया था। तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से कैलकुलेट कर सकोगे अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो एक और सवाल देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल है, ए थीन कंडक्टिंग रॉड नहीं, रिंग ऑफ रेडियस r हुज, अब रिंग है, हालांकि रिंग 2 डायमेंशनल बॉडी है क्योंकि उसमें है ना 2 डायमेंशन वो घेरता है, परंतु उसके जो चार्ज होंगे वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि वो लेंथ में रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज के रेस्पेक्ट में ये 1 डायमेंशन हम इसको बोलेंगे, लेकिन रिंग खुद अपने आप में 2 डायमेंशनल बॉडी है। तो ये बातें समझ के रखिएगा, ये नहीं कि जैसा बॉडी का शेप होगा चार्ज भी उसी तरह के तैयार होंगे, ऐसा नहीं है। तो चार्ज का जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेंसिटी उसके अकॉर्डिंगली बनता है। तो रिंग में लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी varies as lambda is equal to lambda naught cos phi, जहां पे lambda naught is a पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चार्ज जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एंड phi is an azimuthal angle। azimuthal angle हमने बताया था अभी आपको कि वो जो रेफरेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं azimuthal angle। प्रश्न है, रिप्रेजेंट द चार्ज वेरिएशन on the ring if placed in xy plane। origin as a center।
और दूसरा पूछता है फाइंड इट्स टोटल चार्ज। इस रिंग का टोटल चार्ज बताइए क्या होगा, और चार्ज की वेरिएशन क्या है, चार्ज की वेरिएशन क्या है इस रिंग में, ये आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, चलिए हम समझते हैं। यहां पर यह है आपका रिंग, जिसका ये XY प्लेन हो गया। ओरिजिन जो है यहाँ पर इस रिंग के सेंटर के रूप में काम करेगा, और यहीं से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके जो हम अगर एंगल दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड फाई, ये आपका फाई है। दिस इज एंगल फाई। तो अगर हम इस रिंग पर चार्ज को रिप्रेजेंट करना है सवाल में, अगर हम यहाँ पर बोलें कि इस जगह की बात करते हैं, तो इस जगह के लिए जो ये फाई होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर हम ये जो आपका रेडियल डायरेक्शन जा रहा है और इसको अगर हम यहाँ कर देंगे तो ये जो फाई है वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो जो लैम्डा का वेरिएशन है लैम्डा नॉट कॉस फाई, तो फाई का मान अगर 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1, तो लैम्डा का मान हो जाएगा लैम्डा नॉट, लैम्डा का मान लैम्डा नॉट होगा, और वो अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि कॉस फाई का मान 1 सबसे मैक्सिमम मान होता है। तो इस जगह पर चार्ज का मान मैक्सिमम होगा। यहां पर इस जगह पर चार्ज का मान 0 होगा, क्योंकि ये जो जगह अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा एंगल फाई का वो बनेगा 90, और कॉस 90 का मान 0, तो 0 गुना समथिंग 0, तो लैम्डा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज का घनत्व तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर चार्ज ऑलमोस्ट 0 के पास होगा। फिर अगर हम 90 से आगे बढ़ जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ये फाई जो है वो 90 से जब बड़ा होगा तो कॉस फाई का मान निगेटिव हो जाएगा। बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 से 90 होता है उसमें कॉस जो वैल्यू है वो सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। माने 270 से 360 के बीच जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल जो है बातें ध्यान रखिएगा। इस बात को हम अगर प्लॉट से भी दिखा सकते हैं, डेंसिटी का वेरिएशन, फाई का डेंसिटी के साथ वेरिएशन, ये है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी फाई के साथ कॉस का रिलेशन है, तो हम यहाँ पर कॉस का एक प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 360 डिग्री तक 2 पाई, ये आपका हो गया पाई, ये है 0, ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से देखो 0 से लेके पाई बाई 2 तक का जो लैम्डा होगा वो पॉजिटिव होगा, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक जो लैम्डा होगा वो निगेटिव होगा, और 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक फिर पॉजिटिव होगा। दिस इज, ये तो चार्ज के नेचर पता चले हैं, लैम्डा का नेचर पता चला। लैम्डा का अगर मान पॉजिटिव है तो चार्ज भी पॉजिटिव, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो चार्ज भी नेगेटिव। लेकिन चार्ज का तो नेचर पता चला, हम इससे क्या बोल सकते हैं, हम इससे ये बोल सकते हैं कि भाई इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है उसमें चार्ज पॉजिटिव होगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2। चलो फिर यहाँ से बात करते हैं, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, यहाँ तक 0 से ले पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, मैंने यहाँ तक, यह है 270 डिग्री का एंगल, 3 पाई बाई 2 जिसको बोलते हैं।
ये है आपका 90 डिग्री, इसको π/2 बोलते हैं। ये है आपका 180 डिग्री, इसको आप पाई बोलते हैं। तो π/2 से लेकर 3π/2 तक एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा निगेटिव, और फिर 3π/2 से लेकर 2π तक, यहाँ से यहाँ तक 3π/2 से लेके, है ना, ये फिर 2π हो जाएगा, इसी को हम 2π भी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम अगर ये जो रीजन होगा पॉजिटिव चार्ज का और ये जो रीजन होगा नेगेटिव चार्ज का, तो चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल गए हैं। अब इंपॉर्टेंट है घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो घनत्व होगा सबसे ज़्यादा होगा, इस जगह पर चार्ज का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से दूर होते जाएंगे घनत्व इसके और कम होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर का घनत्व बहुत बहुत ज़्यादा है, और फिर जैसे जैसे इधर गए घनत्व उसके कम होते चले गए। अब यहाँ तक का तो घनत्व 0 हो गया, और फिर जैसे हम 0π/2 से लेके पाई तक बढ़ेंगे, पाई तक, π/2 से लेके π/2 से लेके पाई तक, ये पाई तक, यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव होगा। तो यहाँ से उसके घनत्व नेगेटिव होंगे और घनत्व बढ़ते चला जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस चार्ज इसके बढ़ते चले जाएंगे। फिर इसके बाद घनत्व जो है उसके बाद घटते हुए 3π/2 पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी घनत्व जो है वो कम होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएगी। इस तरह से, और फिर 3π/2 से लेकर 2π तक में घनत्व उसके बढ़ते चले जाएंगे और चार्ज पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पर चार्ज जो है आपके काफ़ी घनत्व के साथ पॉजिटिव रहेंगे, इस तरह से। तो ये है इस रिंग पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन। आपका यहाँ घनत्व को रिप्रेजेंट करने का ग्राफ भी है, आप इससे दर्शा सकते हैं। अब इस सवाल का एक और पार्ट है, इसका टोटल चार्ज। आप निकाल सकते हैं टोटल चार्ज, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट देखिए टोटल चार्ज का मान आप बोल सकते हैं। और इस रिंग का टोटल चार्ज आप 0 बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा वेरिएशन पॉजिटिव चार्ज का है वैसा ही नेगेटिव में भी है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी उतना ही इधर में नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी, और इस रिंग का टोटल चार्ज का मान 0 होगा। वेरिएशन देख करके हमको जैसा लग रहा है कि इसका टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो ये तो हमें पता चला कि 0 होना चाहिए। अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आइए हम वो भी सिखा देते हैं। टोटल चार्ज अगर निकालना है, ये हो जाएगा लैम्डा dx, और रिंग में लैम्डा का मान दिया हुआ है λ0 cos phi। और यहाँ से एक छोटा सा जो आप एलिमेंट लिए थे रिंग वाले केस में, देखिए एलिमेंट जहाँ लिखने के लिए हम आपको सिखाए हैं, यही आपका है dx, और इसी dx का मान यही dx है, जिसका मान था r d phi। ये जो एंगल अगर फाई है तो r d phi, अगर एंगल थीटा होता तो r d थीटा। तो यहाँ पर हम dx की जगह पर r d phi लिख सकते हैं। और टोटल चार्ज, अगर टोटल एंगल चार्ज निकालना है तो हम 0 से लेकर एक पूरा राउंड ट्रिप लेंगे और इंटीग्रेट होगा 0 से लेकर 2π तक। आप इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर 0। cos phi का इंटीग्रेशन sin phi, 0 से लेकर 2π, और इसका जब आप लिमिट रखोगे तो मान इसका 0 आ जाएगा। और हमें लग ही रहा था
कि इसका टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं स्फीयर को लेकर के। ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर of radius r whose volume charge density varies as rho naught r square by capital R, जहां पे ठीक है, हम यहाँ कैसा भी वेरिएशन दे सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है वेरिएशन देने के, तो हमने एक ऐसा पसंद किया, ऐसा वेरिएशन है जहां पर रो नॉट जो है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और रेडियस ये जो r है इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो कैसे निकाले? ये जो स्फीयर है आपका, ये सॉलिड है तो ऑफ कोर्स 3 डायमेंशन हो गया, तो हम टोटल चार्ज के लिए ये लगाएंगे इंटीग्रेशन रो डी भी। रो का मान दिया हुआ है रो नॉट r स्क्वायर बाई कैपिटल R, और डी भी देखिए एलिमेंट्री वॉल्यूम में जहां हम सीखे थे सरकमफेरेंस, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, वहां x लिए होंगे क्योंकि x दूरी पर, हम यहाँ पर r लिए हैं क्योंकि वेरिएशन यहाँ पर r है, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। और हम इसका टोटल, अगर हमें स्फीयर का रेडियस चार्ज निकालना है टोटल, तो टोटल हम 0 से लेके r तक, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। रो नॉट 4 पाई आपके बाहर हो जाएंगे कैपिटल R के साथ, रो नॉट 4 पाई बाहर आ जाएंगे कैपिटल R के साथ, r स्क्वायर r पे पावर 5/5, 0 से लेके r तक। मान बता दीजिए, ये r पे पावर 5 होंगे, एक r कट जाएंगे, तो r 4 बचेगा नीचे में 5 के साथ। तो इस तरह से हम इसका वेरिएशन भी दिखा सकते हैं। इस स्फीयर में जो चार्जेस यहाँ पर एपियर दिख रहे हैं, इस सवाल में जो चार्जेस दिख रहे हैं, उसकी घनत्व की बात हो रही है। यह है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, यह है सॉलिड स्फीयर, याद रखिएगा, इट इज सॉलिड। सेंटर से दूरी है ये रेडियल डिस्टेंस, यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये स्मॉल r बढ़ेगा। तो अगर हम सेंटर के बारे में पूछेंगे तो सेंटर पे r का मान 0, तो रो का मान 0। यहां पर घनत्व तो बहुत कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 0। लेकिन जैसे जैसे हम यहां से आगे बढ़ेंगे घनत्व तो बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे r बढ़ेगा और r के बढ़ने से चार्ज की घनत्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो चार्जेस बनेंगे वो कम घनत्व वाले होंगे और उसके बाद इसकी घनत्व थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, उसके बाद थोड़ी सी घनत्व और ज़्यादा हो जाएगा, और इसके बाद इसके घनत्व जो है बढ़ते चले जाएंगे। आप इसको बना सकते हैं, घनत्व को
बढ़ाते हुए हम इसका फिगर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ज़्यादा रिप्रेजेंट ना करना पड़े हमें। और यहाँ पर हम इसके घनत्व को बहुत बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घनत्व होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी पर चार्ज के घनत्व जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ से इस बात को एहसास कर सकते हैं, इस डायरेक्शन, इस फिगर को देखकर, कि हम जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं चार्ज का घनत्व देखिए तो बढ़ते चला जा रहा है। इस तरह से तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चार्ज का घनत्व बहुत कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चार्ज का घनत्व बढ़ते चला जा रहा है। तो इसी तरह का कुछ सिचुएशन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका प्लॉट कर देते हैं घनत्व का आर के साथ, जो इसका रेडियस है ना, इसका अगर हम घनत्व को प्लॉट कर दें रो वर्सेस आर का, कैसा प्लॉट होगा? स्क्वायर है ऐसे, और ये कहाँ तक जाएगा? आर तक। तो यहाँ पर का घनत्व जो होगा सेंटर पे वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे घनत्व और ज़्यादा होता चला जाएगा, और मैक्सिमम घनत्व जो होगा वो उसके पेरीफेरी पर होगा, जो बाहर का जो सरफेस है उस पर होगा। तो ऐसे बहुत सवाल हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्रम में हमें टोटल चार्ज की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के क्रम में हमें टोटल चार्ज की ज़रूरत होगी। आगे की टॉपिक के लिए हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो अब हम लोगों की चार्ज की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बिना कोई कन्फ्यूजन रखे अब हम सब कुछ समझ गए हैं। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आशा है कि आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा भी कन्फ्यूजन है तो आप बार बार अपने वीडियो को रिवाइंड कर करके चीज़ों को अच्छे से समझें और उसे अपने कॉपी में परफेक्टली नोट डाउन जरूर कर लें। वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह मत देखिए और उसको बंद करके रख दीजिए। वीडियो को खोलिए, अपने कान में ईयरफोन लगाइए और सामने कॉपी पे हाथ में पेन लेकर उसको देखिए और ऐसा बैठिए जैसे मानो आप क्लास कर रहे हो। तो आपको ये वीडियो अपने आप में बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।